जिंदगी का सबसे बड़ा लफ्ज सुना है आपने, इंटरव्यू। कैसा लगेगा अगर मैं कह दूं कि साल 2 साल में ये इंटरव्यू वर्ड खत्म हो जाएगा दुनिया से? क्यों? कोई किसी को सामने बिठाकर कुछ सवाल पूछने पर क्या उसकी शख्सियत का, उसकी काबिलियत का सही अंदाजा मिलता है? दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को लगता है ऐसा नहीं है। इसलिए एआई एजेंट्स को कमांड दी जा रही है कि गो अक्रॉस सोशल मीडिया और इस इंसान को जो हम हायर करने जा रहे हैं, इसने क्या काम किया है, इसके लिंक्डइन से निकालो, इसके यूट्यूब से निकालो, इसके फेसबुक से निकालो और इसकी पर्सनालिटी से लेकर इसकी काबिलियत की पूरी प्रोफाइलिंग तैयार करके हमें बताओ कि इसे हायर करना चाहिए कि नहीं चाहिए। एआई एजेंट्स जैसे आपकी एयरपोर्ट पर तलाशी होती है ना, वैसे आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड वेयर एवर योर डेटा इज, उसको जमा करके आपकी शख्सियत के बारे में उन कंपनीज को बताएंगे। पिछले दिनों मुझसे मिलने फॉर्च्यून 200, 500 नहीं 200 सबसे गोल्डन कंपनीज में से एक इंसान मिलने आए थे। उन्होंने बताया कि हम जब कंपनी स्विच करते हैं तो सामने वाली कंपनी जहां हम जा रहे हैं वो हमारे मोबाइल का जीपीएस डेटा ट्रैक करवाती है कि क्या इस कंपनी में आने से पहले हम उनके कॉम्पिटिटर के हेडक्वार्टर गए थे या उनके कॉम्पिटिटर के हेडक्वार्टर के आसपास हमने उनके साथ लंच किया था, क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि उनका कॉम्पिटिटर हमें यहाँ सेट कर रहा है ताकि अंदर से सारे राज निकलवाए जा सके। तो जैसे एयरपोर्ट पर आपकी तलाशी होती है ना, ठीक उस तरह एआई एजेंट्स आपके काम की तलाशी लिया करेंगे। अब इंटरव्यू नहीं होंगे। यूनिवर्सिटीज पहले तो बहुत सारी बंद हो जाएगी, जो हैंडफुल बचेगी उसमें से वो आपको चुनेगी बेस्ड ऑन द एआई एजेंट्स। तो आपके बच्चे नहीं, मेरे बच्चे और आपके बच्चे, सारे बच्चों के लिए अब ये जरूरी हो गया कि उनका एक सोशल मीडिया प्रेजेंस हो, वरना एआई एजेंट्स जाकर रिपोर्ट कर देंगे कि इस पर्सन की कोई ऐसी पर्सनालिटी, ऐसा काम ही नहीं है जिसे हम रिपोर्ट कर सकते हैं। तो एजुकेशन के सबसे बड़े रिवॉल्यूशन को हम लाने की एक कोशिश कर रहे हैं, सारी दुनिया से लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन मुझसे नहीं रहा जा रहा। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ कि एआई के इस जमाने में कौन कौन से एजुकेशनल मॉडल बच जाएंगे। और ये कहानी आपके दिल को जरूर टच करेगी, ऐसी अल्लाह से दुआ है। लेकिन अगर मैंने आपका दिल छू लिया या आपकी आंखों में कुछ ले आया या आपके दिल में थोड़ा दर्द आया, तो आपको अपने बच्चे को ऑनलाइन हमारे पास भेजना पड़ेगा। एक छोटा बच्चा था 8 साल का, उसका नाम था कबीर। स्कूल से जब भी रिपोर्ट आती उसमें एक ही बात लिखा होता कि कबीर क्या हुआ है बेटा, उदास नहीं होते। इस वजह से ही इज लेस एक्सप्रेसिव, उसमें एक्सप्रेसिव क्वालिटीज कम है। टीचर गलत नहीं थी जब भी वो एक ऐसे देती कि अपनी हैप्पीएस्ट मेमोरीज के बारे में लिखो। Good morning, ma'am. Good morning. Write about your happiest memories. 45 मिनट बाद भी कबीर आप क्यों नहीं लिख रहे हो? कबीर कुछ लिख नहीं पाता, पन्ना सफेद रहता और 3 लफ्ज जल्दी जल्दी जब टीचर डांटती तो वो लिख देता। समझ नहीं आ रहा तुम्हें कबीर? मेरी नानी का किचन। एक बहुत अच्छी इंटरव्यू का टुकड़ा सुनाता हूँ। किसी बच्चे से पूछा गया तुम्हारा सबसे अच्छा सपना क्या था, तो उसने कहा कि जब मैंने जन्नत को अपने सपने में देखा था। पूछा जन्नत कैसी दिखती है, अब वो कैसे एक्सप्रेस करे, तो बहुत देर सोचने के बाद उसने कहा जन्नत जन्नत तो बिल्कुल मेरे नानी के घर जैसी होती है। वो नानी के पान का डब्बा जो हमारा सहारा हुआ करता था। हमारे मामा और हमारी अम्मी और खाला जब मांगती तो पान के नीचे से प्लेजेंटली उनको इतना पैसा दे दिया जाता कि सबकी तनख्वाह बांटने के बाद जब वो खुद कंगाल हो जाते तो उससे मदद हो जाती। अम्मा के पान का डब्बा। ग्रैंडसन्स आते हैं तो नानी क्या करती, उस पान के डब्बे में से निकालकर 100 की नोट दिया करती थी। कबीर की हैप्पीएस्ट मेमोरी यही नानी थी और उसका किचन था। टीचर ने सांस बाहर छोड़ी और लिखा कि ही कैन नॉट कम्युनिकेट, ही नीड्स हेल्प। ये नोट मम्मी को देना और कल लेकर आना स्कूल। जब माँ ने वो नोट देखा तो डिनर पे वो चुपचाप बैठी। फादर नहीं थे। बहुत देर तक वो अपने बच्चे की तरफ देखते रहे। एक तो पता है, आधे फादर तो जेलों में घसीट लिए गए हैं, आधे फादर दुबई की जेलों में चले गए। दुबई और सऊदी अरब अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए। इस कदर अनएम्प्लॉयमेंट आने वाला है कि वो भी वहां से वापस आने वाले हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है। माँ के पास अल्फाज खत्म हो गए थे। वो पूछना चाहती थी कि क्या हुआ, लेकिन कहाँ से शुरू करे उसे समझ नहीं आ रहा। बच्चे को भी समझ में नहीं आ रहा, तो दोनों खामोशी से खाते रहे। लेकिन आपको नहीं पता, खामोशी ज्यादा भारी होती है। अनस्पोकन,
अनकही, उसमें एक वजन होता। रिपोर्ट कार्ड ने कहा कि इसे कम्युनिकेशन करना नहीं आता। उन्होंने कहा कि बेटा, बेटा, अभी तो हम दोनों अकेले हैं घर में। कुछ कर सकते हो क्या? एक ऐसे लिख दो, कल जब तुम्हारी टीचर से मैं मिलने जाऊंगी उनको ये पेपर दे दूंगी, लिखा हो कि देखिए घर में तो इसने लिखा है। जब एक सादा कागज माँ ने कबीर को दिया तो वो उसे मोड़ता रहा, किनारों से फाड़ता रहा, उसके कर्ल करता रहा। उसने ये कागज 3 दिन अपनी माँ को वापस नहीं किया, और जब वापस किया तो माँ की आंख फटी की फटी रह गई। उसने नानी का किचन बनाया। उसने एक मुड़े हुए माचिस के डिब्बे से चूल्हा बनाया था। उसके अंदर उसने कुछ लकड़ियां कागज मोड़कर घुसाई थी और लाल टूटे धागे से उसकी लौ बनाई थी। उसने पास में किचन में एक टूटा हुआ ग्लास जो खिड़की में लगा हुआ था, दरार वाला शीशा, वो बनाया था प्लास्टिक का इस्तेमाल करके। उसने उसके पास एक कैबिनेट बनाया था जिसमें छोटे छोटे डब्बे उसने कागज के बनाए थे, और उसके अंदर नानी अपने मसाले रखा करती थी। उन्होंने नानी के हर डब्बे को बनाने की कोशिश की, चूल्हे को बनाने की कोशिश की। नानी का दुपट्टा बनाने के लिए उसने टिश्यू को मोड़ा। आप टिश्यू के साथ बैठी हुई नानी को देख सकते थे, उसके किचन में कागज से बने हुए चूल्हे के साथ, और चेहरे पे उसने कोशिश की ऐसा एक्सप्रेशन बनाने की जैसे जैसे वो कुछ गुनगुना रही थी। नानी 6 महीना पहले गुजर गई थी। इस बात का इतना गहरा असर पड़ा था कबीर और उसकी बहन पर कि वो फ्यूनरल के दिन नहीं रोए थे। आने वाले हर इंसान ने कहा कि ये कितना बहादुर बच्चा है, कितना हिम्मत वाला बच्चा है। देखो रो भी नहीं रहा, देख बहुत स्ट्रांग है। लेकिन वो बहादुरी नहीं थी। उनके पास अपना दुख बयान करने के लफ्ज नहीं थे। कई बार ना सुनना, कुछ बोलने जा रहा हूँ, कई बार लैंग्वेज कम पड़ जाती है, इमोशंस इतने ज्यादा होते हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं होता कि बच्चा एक्सप्रेसिव नहीं है। कबीर बहुत देर तक के कागज के इस टुकड़े को देखता रहा। माँ रोने लगी। उसे भी अपनी माँ के किचन की याद आ गई। फिर कबीर ने माँ से बेसाख्ता पूछा, अगर नानी के किचन से आने वाली खुशबू हम दिखाना चाहते, हम कैसे दिखाए? कैसी खुशबू आती थी? पुरानी लकड़ियों के जलने की और इलायची की खुशबू आया करती थी। कबीर की बहन का नाम था नूर। वो नानी के इस किचन को अपने भाई को बनाते देखती तो उसे ड्राइंग करने का बहुत शौक था। तो वो क्या करती, एक कागज लेकर नानी को बनाती, उसके बाजू बैठे भाई बहन को बनाती, और फिर नानी से निकलने वाली कुछ लाइंस थी जो कागज के एज तक जाकर वहां से खत्म हो गई। जैसे नानी के जिस्म से कुछ निकला और कागज के एज तक गया और उसके आगे नहीं था। नूर के भी रिपोर्ट कार्ड में ये लिखा होता था कि इसका एक्सप्रेसिव पावर बहुत लो है, ये ज्यादा किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाती। लेकिन नूर के अंदर एक खास गिफ्ट था। जो छत थी उनकी, उसमें एक दरार थी। वो उन दरारों से बात करती जैसे उस दरार के उस तरफ एक जन्नत है जहां उसकी नानी गई हुई। तो वो दरार के दरबानों को अपनी इमेजिनेशन सवाल पूछती, बताती, नानी तक कौन सा पैगाम पहुंचाना है वो बताती, और कभी कभी उन दरारों से जब कबूतर आते तो उनसे सुनने का नाटक करके वो नॉड करती जैसे कोई संदेशा था जो नानी ने इन कबूतरों के जरिए भेजा। आप सोचिए साहब, क्या ये बच्ची कम एक्सप्रेसिव है? यही काम जब हैरी पॉटर की लेखिका ने किया है साहब, तो सारी दुनिया में दुनिया की सबसे महंगी और सबसे बड़ी, उन्होंने ये सारा इमेजिनेशन जब लफ्जों में बयान किया। ऐसा कहा जाता है कि उनसे बड़ा कम्युनिकेटिव और उनसे बड़ा एक्सप्रेसिव पूरी दुनिया में कोई नहीं है, जिन्हें J.K. राउलिंग्स कहा जाता है। यही काम जब नूर करती है तो उसके रिपोर्ट कार्ड पर नहीं समझने वाले टीचर और प्रिंसिपल क्या लिख देते। बहरहाल माँ को नहीं समझ में आया मैं क्या करूँ, तो मोहल्ले में एक बेवा औरत और थी, लेकिन वो रिटायर्ड प्रिंसिपल थी। तो वो कम्युनिटी सेंटर चला रही थी। वहाँ वो ना के बराबर फीस लेती, कोई सिलेबस नहीं होता, लेकिन एक कायदा था, जो उस कम्युनिटी सेंटर 2-3 दिन गया वो वापस लौटकर पढ़ाई से प्यार करने लगा। हमने अपने प्रोग्राम के लिए भी अल्लाह से यही दुआ मांगी है। तो वहां पर वो गए तो उन्होंने देखा कि कुछ मिट्टी रखी हुई है, कुछ पेपर रखे हुए हैं, कुछ चारकोल रखे हुए हैं, कुछ कपड़े के टुकड़े रखे हुए हैं। विंडो उसकी लो है, बाहर हम देख सकते हैं। गली के बच्चे अंदर देखते, उनका मन करता अंदर आने का। बाहर एक चाय वाला था, एक बाइसिकल थी, एक बिल्ली भी हुआ करती थी। और वो औरत सही एजुकेशन सिस्टम को जानती थी, तो वो कुछ पढ़ाती नहीं थी, बस वो चुपचाप एक माली की तरह कोने में बैठकर एक स्मॉल नोटबुक में बच्चों के बारे में कुछ लिखती थी। ग्रेट नहीं, बस ये देखने के लिए कि वो क्या है। जब उनकी माँ दोनों बच्चों को ले गई तो कबीर सबसे पहले मिट्टी के पास गए।
उन्होंने मिट्टी को छुआ, गीली थी, दबाया, छोड़ा तो मिट्टी वापस आई। इससे पहले उन्होंने हमेशा कागज से काम किया है और मिट्टी ठंडी थी, भारी थी, फटती नहीं थी, मुड़ जाती थी, उनकी उंगलियों को हल्का सा स्पॉन्ज महसूस करा रही थी। उन्होंने उस मिट्टी को लिया, कबीर ने, 8 साल के बच्चे ने, और सबसे पहले एक बेस तैयार किया, फिर एक रेक्टेंगल बनाया, फिर उसकी दीवारें बनाई, फिर उसके अंदर एक चूल्हा बनाया और चूल्हे के 2 जगह जहां पर हम वेसल्स को, पतीलों को चढ़ाते हैं, वो गड्ढे बनाए और पीछे एक और सुराख बनाया। उसके बाद उन्होंने उसकी एक खिड़की बनाई और वो बहुत देर तक उससे खेलता रहा, बिना एक लफ्ज बोले, 40-50 मिनट। फिर उसने एक नानी बनाने की कोशिश की, मिट्टी को रोल किया और एक नानी बनाई। उसकी दीवारें असमान थी, लेकिन कबीर पहली बार बहुत सेटिस्फाइड लग रहा था, उसकी आंखों में एक चमक थी। वो औरत चुपचाप उठकर आई और कबीर को देखने लगी और कहा, अरे ये तो रसोई है, तुमने रसोई बनाई है? हाँ, ये मेरी नानी का किचन है। ये चूल्हा बनाया है? हाँ। तुम्हें किसने बताया कि ये 2 होले होते हैं जहां हम वेसल्स या पतीले चढ़ाते हैं, और उसके पीछे एक छोटा होले करना पड़ता है? ये मेरी नानी ने बताया है। दुनिया की हर चीज़ को सांस लेने की ज़रूरत होती है बेटा, इसलिए चूल्हे को भी सांस लेने की ज़रूरत होती है। कबीर की आंखें चमक गई। इसलिए मैंने पीछे एक शेड बनाया जिससे अंदर हवा आ जाए। मेरी नानी कहती थी कि जब मुझे चूल्हे की आंच कम करनी होती तो मैं इस शेड को हल्का सा ढक देती, जब चूल्हा बुझाना होता तो पूरा ढक देती। उन्होंने बहुत देर उनको देखा और कहा, कबीर, मैं कुछ फर्श पर ड्रॉ करती हूँ, देखना मैं क्या बना रही हूँ। तो उन्होंने एक चारकोल लिया और चारकोल से उन्होंने एक बहुत खूबसूरत चीज बनाई, बड़ी सी। कबीर से पूछा, ये क्या है? तो उसने कहा, मुझे तो ये क्या है? मुझे तो ये एरोप्लेन का जेट इंजन नजर आता है। वेरी गुड मेरे बच्चे। अब ये बताओ कि इस जेट इंजन को सांस कहाँ से मिलती होगी? इससे भी तो पेट्रोल जलाना है ना, इसमें भी तो वो गड्ढा होना चाहिए ना जो चूल्हे में है। नानी कितनी पढ़ी लिखी थी। इसी प्रिंसिपल को जब साइंटिस्ट जेट इंजन में इस्तेमाल करते तो हम उन्हें पढ़ा लिखा कहते हैं। बच्चे ने बेसाख्ता पलटकर पूछा कि मैं समझ गया। एरोप्लेन जब हवा में जाता है, वो सारी हवा को अपने अंदर आंधी बनाकर खींचता है। उस वजह से जेट पूरी ताकत से इतना वजनदार प्लेन आसमान में उड़ाता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, प्रोवोकेटियर, ये हमने टीचर का नया नाम रखा है, मतलब सहूलतकार, आग लगाने वाला। अभी एआई के जमाने में एक नए टीचर की जरूरत है जो किसी सवाल का जवाब ना देता हो, बल्कि क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन पूछता हो। कैसा? जब आप अपने बच्चों को वहां भेजेंगे तब सिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि बेटा क्या सवाल है? कबीर ने कहा कि मेन मान गया कि चूल्हे में यहाँ से हवा आती है तो आग लगती है, और आसमान में प्लेन को हवा आंधियों की तरह मिलती है। लेकिन रॉकेट्स भी तो आसमान में जाते हैं ना, और फिर वो ऐसे एम्प्टी वैक्यूम स्पेस में जाते हैं, वहाँ तो हवा नहीं होती, तो वहाँ ऑक्सीजन कहाँ से आता? टीचर मुस्कुराई और कहा कि ये बेहद गंभीर और खूबसूरत सवाल है। इसका जवाब तुम्हें रॉकेट की पीठ पे लदे 2 सिलेंडर्स में ढूंढना होगा। क्या तुम मुझे आज ढूंढ कर बताओगे कि रॉकेट वाहन कैसे अपने फ्यूल को जला लेता है जहां कोई ऑक्सीजन नहीं होती? कबीर मुस्कुराया, खुश हुआ। तब तक के प्रोवोकेटियर वहां से उठकर, टीचर वहां से उठकर नूर के पास आए। उन्होंने नूर से कहा, नूर, ये क्या बनाया है तुमने? क्योंकि नूर उस क्लासरूम में ड्राइंग कर रही थी। उन्होंने कहा कि ये मेरी नानी है और ये हम दोनों हैं। वो हमसे बात करती, खाना खिलाती, और ये इसमें से निकलने वाली उनकी रूह है। उन्होंने पूछा, लेकिन ये रूह की लकीरें पेज के पास आकर खत्म कैसे हो गई? मैं नहीं जानती कि इसके आगे रूह कहाँ जाती है। कहाँ जाती है? नानी ने कुछ तो बताया होगा। नानी कहती थी कि अच्छे लोग जन्नत में जाते हैं। जन्नत कैसी दिखती होगी नूर? उसका डिस्क्रिप्शन ढूंढने हमें कहाँ जाना होगा? उसने कहा, कुरान की उन आयातों में या भगवत गीता की उन आयातों में जहाँ पर स्वर्ग का डिस्क्रिप्शन है। क्या उसे कंपेयर करके आज के जो हिल स्टेशंस हैं, जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, हम उससे कंपेयर करके देख सकते हैं कि जन्नत, अगर किसी ने कश्मीर को जन्नत कही है तो क्या उसमें वो क्वालिटीज हैं जो उसमें बयान की है? क्या तुम मेरे लिए एक ऐसी ड्राइंग बना सकती हो जिसमें जन्नत का तस्वूर खिंच जाए?
नूर को पहली बार लगा कि जैसे उससे किसी ने सही सवाल पूछा। नूर ने पलट के कहा, क्या मैं जन्नत ड्रॉ करते वक्त उसमें अपनी नानी को ड्रॉ कर सकती हूँ? बिल्कुल नूर। लेकिन नानी को 30 साल का बनाना, क्योंकि दुनिया में हर को जन्नत में जाने के बाद 30 साल का होगा। आपको बहुत गलत बताया गया है कि 2 तरह की लैंग्वेजेस है, मैथ्स और रीडिंग। 100 लैंग्वेजेस हैं और वो सिर्फ बच्चों को आती है। चारकोल एक लैंग्वेज है, मुड़े हुए कागज एक लैंग्वेज है, गीली मिट्टी एक लैंग्वेज है, माचिस का डिब्बा एक लैंग्वेज है। तो मैं तसव्वुर करता हूँ, अभी तो ऑनलाइन है हम, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग हैं, तो हम कहाँ कहाँ स्कूल खोलें हम नहीं, लेकिन मैं तसव्वुर करता हूँ एक ऐसी स्कूल का। मेरे इमेजिनेशन में मैं उसकी नींव रखता हूँ। और अगर आपकी स्कूल है तो आप हमसे कांटेक्ट करना, हम मिलकर एक स्कूल बनाएंगे ऐसी, जहाँ ये चीज़ें रखी होंगी और जहाँ लर्निंग सिलेबस से ज़्यादा होगी। लेकिन अल्लाह वाली फीस रखना और बच्चों का दिल मत तोड़ना। लैंग्वेज 100 हैं, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, डिबेट, स्टैंड अप कॉमेडी, और एआई के ज़माने में हम इसमें 100 और तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। शुरुआत में हमें उन नन्ही कलियों को वैसा ही रखना चाहिए, लेकिन फिर अगर हम उसे एआई की मदद से करवाएं तो क्या पता नानी का एक चूल्हा जेट इंजन और रॉकेट इंजन बन जाए। नूर की वो ड्राइंग जेके राउलिंग से ज़्यादा इमेजिनेटिव एक लिटरेचर बन जाए। अपने बच्चों को भेजिए साहब 19 तारीख से, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम 18 को ख़त्म हो रहे हैं। 19 तारीख से वो हमारी क्लासेस का इंतज़ार किया करेंगे, वो 1 घंटा पहले आकर ऑनलाइन बैठ जाया करेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड।